बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9.13 पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है कि हमें पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ये है कि लाइट के अंदर जो है वो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस जो है वो जनरेट होती हैं। तो पोलराइजेशन में हम क्या करते हैं कि लाइट के ये जो डायपोल है, यानी कि एक मैग्नेटिक पोल है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोल है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सिंगल पोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करा देते हैं। दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सही, देखिए यहां हमारे पास डेफिनेशन क्या है। पोलराइजेशन द प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यानी तो या तो आप उसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे, या फिर इसको मैग्नेटिक वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट करा देंगे। दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी कि अगर आप वाइब्रेशन को रिड्यूस करवा देंगे तो आपकी लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो और जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी आप जो है वो पोलराइजेशन का प्रोसेस करवा सकते हैं, अदरवाइज पोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। इट डज नॉट अकर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सच एज साउंड वेव्स, क्योंकि अगर आपके पास जो है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो एक ही प्लेन के अंदर है तो पोलराइजेशन वहां पर फिर नहीं हो सकती। पोलराइजेशन के लिए बेसिकली आपके पास जो है वो डायपोल यानी कि दो जो है वो पोल्स होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास जो प्रोपगेशन वेव है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है तो आपके जो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो वाई एक्सिस के अंदर वाइब्रेट करें। सही, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लाइट करने की ये लाइट सोर्स है, तो देखिए लाइट सोर्स में आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है। एक आपके पास ब्लू पैटर्न नजर आ रहा है, एक आपको जो है ये येलो कलर, ये जो ग्रे कलर का आपको पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका मैग्नेटिक पैटर्न है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है सॉरी, और ये जो वाई एक्सिस के ऊपर है ये आपके पास जो है वो मैग्नेटिक पैटर्न है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो जब यहां पर हम लोगों ने जो है वो बेसिकली पोलराइजर लगाया है जो कि लाइट को पोलराइज करेगा, देखिए यहां से हमारे पास जो है ये जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाला पैटर्न है ये हमारे पास पास थ्रू हो जाएगा, जबकि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला पैटर्न है ये क्या हो जाएगा, रिसेक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी कि आपने जो है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन को एक सिंगल जो है वो प्लेन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया है। दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखें यहां हम लोग इसको कह रहे हैं, जब हम लोगों ने पैटर्न लगाया है बीच के अंदर, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजिंग फिल्टर। यानी कि यहां से लाइट पास आउट होने के बाद पोलराइज हो जाएगी, यानी कि एक सिंगल प्लेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। देखें ये क्या लिखा हुआ है, पोलराइज लाइट। ठीक है, तो यही हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का, कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट वाइब्रेशंस होती हैं। इन डिफरेंट वाइब्रेशंस को हम लोग जो है वो एक सिंगल प्लेन के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब ऑर्डिनरी लाइट हमारे पास क्यों पोलराइज नहीं होती, इसकी वजह क्या है इसको देखते हैं। देखें, वी नो दैट waves is transmitted when an electron orbiting around the nucleus jumps from higher energy level to lower energy level। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है वो क्या करता है, एनर्जी को मेजर करता है। अब देखें आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वर्टिकल, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वर्टिकल सर्कल में जो है वो ऑर्बिट करते हैं, कुछ आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो है वो ऑर्बिट करते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इफ द ट्रांजिशन इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन वर्टिकल प्लेन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वर्टिकल प्लेन से आ रहा है, द लाइट वेव इमिटिंग इज पोलराइज इन वर्टिकल प्लेन, तो आपकी जो लाइट है वो वर्टिकल प्लेन के जो इमिट आउट होगी। बट इफ द ट्रांजिशन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन देन लाइट वेव्स इमिटेड इज पोलराइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो है वो ट्रांजिट हुआ है तो वहां आपके पास जो लाइट बनेगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर बनेगी। द लाइट वेव्स इमिटेड फ्रॉम द सोर्स सच एज, अब देखें इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं। अब आपको पता है कि एटम्स जो है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप आउट करते रहते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर। तो अगर आपके पास वर्टिकल प्लेन से जंप कर रहा है तो वहां पर आपके पास वर्टिकल प्लेन जनरेट होगी, यानी कि वर्टिकल वेव जनरेट होगी। और अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है वो ड्रॉप हो रहा है तो आपके पास वहां पर हॉरिजॉन्टल जो है वो वेव जनरेट होगी। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो डायपोल बन रहा है, एक वर्टिकल लाइट जनरेट हो रही है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइट जनरेट हो रही है। इस तरीके से देखें ये इस तरह से, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करे तो देखें ये हमारे पास लाइट वेव बनी है। अगर हमारे पास जो वर्टिकल प्लेन से जो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तो हमारे पास ये प्लेन बना है। तो देखिए ये हमारे पास डायपोल लाइट है। तो ये डायपोल लाइट होने का मतलब ये कि आपके पास जो वो सिंगल पोल नहीं है, इसका मतलब है कि लाइट पोलराइज नहीं है। तो यही वजह है कि आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट है,
ऑर्डिनरी लाइट जो है वो पोलराइज नहीं होती, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। सो यही हमारे पास जो है वो रीजन है, यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट के अंदर यही लिखा हुआ है। आगे देखें, अंदर लिखा हुआ है द लाइट वेव्स इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स सच एज कैंडल फ्लेम, फिलामेंट ऑफ बल्ब और द सन इज नॉट पोलराइज्ड, क्योंकि ये जो है वो अब देखें सन से तो हमारे पास जो है वो अनडायमेंशनल जो है वो लाइट की डायरेक्शन, मतलब कि आप कह सकते हैं कि पैटर्न जनरेट होते हैं, तो वहां पर भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पैटर्न को सेपरेट करने का नाम पोलराइजेशन है। दिस इज बिकॉज द लाइट वेव्स आर फ्रॉम डिफरेंट एटम्स हुज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस द ट्रांजिशन इन डिफरेंट प्लेन्स इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए अभी मैंने आपको यही बताया कि कुछ वर्टिकल प्लेन से हो रहे हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन से हो रहे हैं, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब आप कंबाइन करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट बनेगी। दैट्स वाई आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट है वो पोलराइज नहीं होती, इसको पोलराइज किया जाता है। सही। फिर हमारे पास क्या है, देयरफॉर लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स E accompanied by मैग्नेटिक वेक्टर B at right angle to each other। ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पैटर्न है E और ये आपके पास जो है वो मैग्नेटिक पैटर्न है B। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है तो दूसरा किस में है, वर्टिकल एक्सिस में। सो दैट्स वाई इस तरह की लाइट को हम लोग जो है वो अनपोलराइज लाइट कहते हैं, और ऑर्डिनरी लाइट हमारे पास क्या होती है, अनपोलराइज होती है, इसको पोलराइज किया जाता है। फिर हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट की। अगर हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट जो है वो पोलराइज नहीं है तो फिर इसको पोलराइज किस तरीके से किया जाए, इसके लिए हम लोग जो है कुछ मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इट कैन बी पॉसिबल टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम अनपोलराइज लाइट बाय रिमूविंग ऑल द वेव्स फ्रॉम द बीम एक्सेप्ट दोज हैविंग वाइब्रेशन अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। हमने क्या कहा कि पोलराइजेशन हम ये करते हैं कि हम वाइब्रेशन को एक सिंगल प्लेन के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं, यानी कि पोलराइजेशन होने से पहले आपके पास एक्स एंड वाई दोनों प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस हैं। पोलराइजेशन हो जाने के बाद आपने सिर्फ एक्स डायरेक्शन की या फिर वाई डायरेक्शन की वाइब्रेशन को जो है वो अलाउ किया कि वो ट्रांसमिट हो जाए, और बाकी को आपने क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, यानी कि रोक दिया। दिस कैन बी अचीव बाय वेरियस प्रोसेसेस। ये काम हम जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस है, थर्ड हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, और फिर हमारे पास स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स। तो हम लोग यहाँ पर दो जो है वो मेथड पढ़ेंगे, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस। लेकिन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो वाई प्लेन जो है वो अलाउ किया जाएगा कि वहां से जो वाइब्रेशन पास आउट हो जाए, जबकि एक्स प्लेन को आप जो है वो ब्लॉक कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। यानी कि एक सिलेक्टिव, आपने जो है वो एक प्लेन को सिलेक्ट कर लिया कि जी इसको मुझे एब्जॉर्ब करवाना है और दूसरे को मुझे अलाउ करवाना है। अब देखें, the selective absorption method is most common method to obtain plain polarized light by using certain polarized crystal called dichroic substance। इसके लिए हम लोग जो है क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं जो कि dichroic substance का बना हुआ होता है। such as crystal has the property to transmit all the vibration parallel to its crystallographic axis while absorb all the remaining vibration। dichroic substance की हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर्टी ये है कि ये अब मतलब इसकी जो हमारे पास जो क्रिस्टोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसमें ये क्या करेगा, सिर्फ अपने जो पैरेलल प्लेन है उसको अलाउ कर देगा, जबकि अगर आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन आएगा तो ये उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, देखिए अनडायमेंशनल हमारे पास ये भी है, ये भी है, जेड भी है, एक्स एंड वाई, मतलब बहुत सारे हमारे पास जो है वो डायमेंशन हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। अब हमने कहते हैं कि ये हमारे पास डाइक्रोइक सब्सटेंस है, इसमें हमारे पास जो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है वो क्या है, हमारे पास वाई एक्सिस। तो जब इसके अंदर से लाइट पास आउट होगी तो बाकी एक्स और जेड दोनों एक्सिस यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, सिर्फ वाई एक्सिस को हम अलाउ करेंगे कि लाइट जो है वो पास आउट हो जाए। दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, कि आपने जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस की हमारे मतलब डिफरेंट एक्सिस की आपने जो है वो लाइट को एक सिंगल प्लेन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में ही है, तो ये क्या कर देगा, इसी तरह से लाइट जो वो ट्रांसमिट कर देगा। अब नेक्स्ट वाले उसमें डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है कि आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको आपने पोलराइजर के अकॉर्डिंग पोलराइज किया। अब देखिए अब आपने क्या कर दिया, पोलराइज की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो जब पोलराइजेशन की डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया तो पहले ये वर्टिकल डायरेक्शन में था, तो आपने क्या किया, वर्टिकल लाइट को अलाउ किया। फिर जब वर्टिकल लाइट आपके पास आ गई तो आपने इसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो लाइट पास आउट नहीं होगी, क्योंकि ये जो वर्टिकल हमारे पास प्लेन है ये ट्रैप हो जाएगा। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती तो वो पास आउट होता, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये ट्रैप हो जाएगी, तो कोई लाइट हमारे पास पास आउट नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड का मतलब ये कि आपने एक एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया कि जी मुझे वाई एक्सिस को जो है वो पास आउट करना है और एक्स एक्सिस को हमें क्या करना है,
ट्रैप करवा देना है या ब्लॉक करवा देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोडक्शन नहीं है, बेसिकली ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है। तो इसको हम लोग जब डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल ऑन ग्लास, वाटर एक्सेट्रा, तो हमें पता है कि लाइट जो हाफ यानी कि पार्शियल रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्शियल जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लग रहा है कि इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज इन जनरली पार्शियली प्लेन पोलराइज। देखें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आपकी लाइट जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है तो ये क्या हो जाती है, ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड हो चुकी होती है, बट एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल, यानी कि किसी ऐसे एंगल पर अगर हम लाइट को सेट करें जिसको पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, द पोलराइजेशन इज कंप्लीट। तो आपके पास 100% लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है। देखिए ये क्या, यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आप अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं ग्लास के ऊपर या वाटर के ऊपर, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पार्शियल पोलराइज्ड होती है। ये क्या होती है, पार्शियल, यानी कि 100% पोलराइज नहीं है। अब 100% पोलराइज करने के लिए आप क्या करते हैं कि इंसिडेंट एंगल को किसी एक सर्टेन एंगल के ऊपर लेकर जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। अगर आपकी लाइट पोलराइजिंग एंगल से आती है तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 100% पोलराइज्ड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने इस एंगल पर रखना है कि आपकी जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाए। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन बाय रिफ्लेक्शन, राइट। अच्छा, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एट दिस एंगल द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड वे इन अ ट्रांसमिटिंग मीडियम आर फाउंड टू बी राइट एंगल टू ईच अदर। तो अगर आपके पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको अगर आप पोलराइजिंग एंगल के इक्वल कर देंगे, यानी कि अगर आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 100% जो है वो पोलराइज हो जाए, तो इन दोनों के दरमियान, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव के दरमियान कितना एंगल हो जाएगा, आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर स्नेल लॉ को अप्लाई करेंगे। देखिए हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर लाइट जो है वो इंसिडेंट भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ का जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो मीडियम के अंदर लाइट पास आउट हो रही है, दैट इज n1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए n1 हमारे पास क्या है, ये जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये IP हमारे पास जो है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कि IP का मतलब है पोलराइजिंग एंगल। तो हम लोगों ने क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को पोलराइजिंग एंगल के इक्वल रखना है ताकि लाइट हमारे पास 100% पोलराइज्ड बने। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड साइन R इज बेसिकली साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, LEC, राइट। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि n1 और n2 हमारे पास क्या है, दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। अब यहाँ अगर हम डायग्राम को देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम को अगर मैं कंप्लीट ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर लूँ, ये वाला जो मेरे पास कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा, तो मेरे पास क्या बन रहा है, देखें अगर ये मैं इसको देख रहा हूँ, लेट ये देख रहा हूँ, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट। तो अब जरा देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि IP प्लस ये 90 डिग्री का एंगल प्लस आपके पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, इन तीनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। अगर ये हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल है तो, क्योंकि कंप्लीट ट्रायंगल का जो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स होता है कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ये वाला एंगल, ये हमारे पास नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल जो कि आपकी सरफेस के 90 प्लेन नॉर्मल है 90 डिग्री का एंगल। और तीसरा हमारे पास क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर रूल। तो यहां से हम लोग जो है वो अगर रिफ्लेक्टेड एंगल देखना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूं, ये 90 माइनस IP को वहां शिफ्ट करा दूंगा, तो 180 से आप 90 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 माइनस IP। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करवा देता हूं। तो जब मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कराऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखें ये तो मेरे पास वैसे ही है, n1 साइन IP दैट विल बी इक्वल टू n2 साइन R की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस IP। तो जब आप इसको यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो ये कॉस जो है वो IP के इक्वल हो जाएगा। n1 साइन IP इक्वल्स टू n2 साइन, देखें अब ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये जो आपके पास साइन 90 प्लस IP है ये कॉस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हमें तो एंगल निकालना है, हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, यानी कि पोलराइजिंग एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँ, साइन अपॉन कॉस की रेशियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, n2 को मैंने ये रखा, n1 को डिवाइड कर दिया, कॉस एंगल को वहां जाके डिवाइड करवा दिया। तो ये देखें मेरे पास साइन अपन कॉस की जो रेशियो है क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी।
तो ये मेरे पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेटिंग द पोलराइजिंग एंगल। आप जो है वो मतलब किसी भी दो मीडियम से आप लाइट की जो पोलराइजेशन कराना चाहते हैं बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन, तो फिर आपके पास जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जो है वो पोलराइजिंग एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग ब्रिस्टल लॉ कहते हैं। दिस इज नोन एज ब्रिस्टल लॉ फॉर ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 57 डिग्री। यानी कि अगर आप ग्लास से रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो फिर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 57 डिग्री होना चाहिए, तभी आपकी लाइट जो है वो 100% पोलराइज्ड हो जाएगी। अदरवाइज फिर आपके पास लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। और इसके बाद हमारे पास कुछ जो है वो एप्लीकेशंस है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, रेड्यूसिंग ग्लेयर, यानी कि ये जो लाइट की चमक होती है इसको हम लोग कहते हैं ग्लेयर, चमकना दमकना, दैट इज कॉल्ड द ग्लेयर। तो ये जो चमक है लाइट की इसको कम किया जाता है, ये हमारे पास है फर्स्ट एप्लीकेशन। इसको कैसे कम किया जाता है देखें, ग्लेयर कॉज्ड बाय लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस सच एज रोड्स एंड लेक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पोलराइजिंग मटेरियल सच एज रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली और कंप्लीटली पोलराइज्ड। देखें, जब लाइट आपकी वाटर के ऊपर पड़े या फिर जो है वो ग्लास के ऊपर पड़े या रोड के ऊपर पड़े तो वो जो है रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द ग्लेयर। ठीक है, तो इसको जो है वो पोलराइज किया जा सकता है। थस पोलराइज डिस्क सुटेबली ओरिएंटेड आर यूज इन सन ग्लासेस टू अवॉइड द पोलराइज लाइट। हम क्या करते हैं, हम सन ग्लासेस के अंदर जो है वो पोलराइज डिस्क इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी लाइट की जो अभी हमने पढ़ा कि मतलब मल्टीपल वाइब्रेशन होती हैं, तो मल्टीपल वाइब्रेशन को एक सिंगल प्लेन के अंदर कन्वर्ट करा देता है। तो मल्टीपल वाइब्रेशन जब कम होकर सिंगल वाइब्रेशन पर आ जाती हैं तो ये जो ग्लेयर की इंटेंसिटी है ये कम हो जाती है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जब हीट मतलब हमारे पास लाइट बहुत ज्यादा होती है तो हम सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। सन ग्लासेस का यूज हम लोग बेसिकली अपनी आईज की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट से हमारे पास जो हमारी आई जो है वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, Similarly, in photography, the polarized discs are placed in front of the camera lens, which enable us to see the detail which would be otherwise hidden by glare. देखें, हम लोग क्या करते हैं फोटोग्राफी के अंदर भी पोलराइज्ड जो है वो पोलराइज्ड क्रिस्टल जो है वो डिस्क इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके रिक्वायर्ड वाइब्रेशन को जो है वो अलाउ करता है और अनरिक्वायर्ड जो हमारे पास वाइब्रेशंस हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग ग्लेयर। रिड्यूसिंग ग्लेयर का मतलब है कि चमक को आप रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर भी हम लोग यही काम करें। देखें, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज मेड टू पास थ्रू सर्टेन क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और लिक्विड, यानी कि किसी भी क्रिस्टल के ऊपर से जब लाइट जो वो इंसिडेंट करती है, द डायरेक्शन वाइब्रेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट इज फाउंड टू बी रोटेटेड। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो क्रिस्टल होते हैं उनकी जो हमारे पास वाइब्रेशन होती है वो रोटेट हो जाती हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो रोटेट करने से क्या होगा कि आपके जो लाइट है उसका जो पैटर्न है वो कंप्लीटली पोलराइज, मतलब कि उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाएगी बाय रिड्यूसिंग द प्लेन ऑफ द लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि आपकी लाइट जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों में आ रही है। आपने अपने जो शुगर है, मतलब कोई भी आपके पास जो शुगर क्रिस्टल है या वटेवर जो भी है, उसको आपने मतलब ऐसे रखा कि आपके पास सिर्फ वाई एक्सिस की लाइट जो पास आउट हो सके। तो आपके पास सिर्फ वाई एक्सिस की लाइट पास आउट होगी और बाकी दोनों एक्सिस की लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। फॉर अ सोल्यूशन द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन इट्स कंसंट्रेशन एंड एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज पोलरामीटर इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सोल्यूशन। तो हम जो है वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो लाइट को रिड्यूस करा सकते हैं। ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो आप लाइट को ज्यादा रिड्यूस करवा सकते हैं, कम होगी तो आप जो है वो कम जो है वो रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो कर्टनलेस विंडो। देखें, आपकी कुछ ऑफिस के अंदर कुछ विंडोज होती हैं कि जो लाइट को रिड्यूस कर रही होती हैं, वहां पर भी आप बेसिकली पोलराइजेशन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करें, टू पोलराइजिंग शीट्स, एक पोलराइजिंग को आप वर्टिकल डायरेक्शन में रख दें और दूसरी पोलराइजेशन को आप उसके साथ किसी सर्टेन एंगल के ऊपर रख दें, तो आपकी लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी ड्यू टू द पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, टू पोलराइजिंग शीट्स आर फिक्स इन अ विंडो, वन इनसाइड एंड अदर आउटसाइड। एक बाहर है एक अंदर है। द इनर वन इज रोटेटेड इन सच अ वे टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट टू बी एडमिटेड, यानी कि एक ने आपके सिर्फ एक प्लेन को अलाउ किया कि वो पास आउट हो सके और दूसरे को आपने क्या कर दिया, मजीद रोटेट करवा दिया, यानी कि जो लाइट पास आउट हुई है उसको मजीद आपने पोलराइज कर दिया। दैट इज कॉल्ड द
कर्टन लेस विंडो, यानी कि आपके पास जो कर्टन की जरूरत नहीं है, वो विंडो ही क्या करता है, आपकी लाइट को रिड्यूस करा देता है। फिर आपके पास कंट्रोल ऑफ हेडलाइट ग्लेयर, यानी कि हेडलाइट से जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चमक पड़ती है, इसको भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ड्यूरिंग नाइट सेफ ड्राइविंग इज पॉसिबल इफ ईच कार हैविंग पोलराइजिंग हेडलाइट्स एंड पोलराइज्ड लाइट व्यूअर, यानी कि आपकी स्क्रीन जो है वो पोलराइज होनी चाहिए, यानी कि वो लाइट की इंटेंसिटी को कम करे ताकि आपकी आई के अंदर जो है वो ग्लेयर ना पहुंच सके, क्योंकि ग्लेयर अगर आपकी आई के अंदर पहुंच जाएगा तो फिर आपको जो है वो व्यू करना मुश्किल हो जाएगा। पोलराइड ग्लासेस एलिमिनेट द ग्लेयर ऑफ लाइट एज इट्स पार्शली पोलराइज बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर एंड रोड। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग जो है वो पोलराइड ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए। और हमारे पास फिर लास्ट में स्ट्रेस एनालिसिस। देखिए स्ट्रेस एनालिसिस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कुछ पॉलीथीन वगैरह को हम लोग क्या करते हैं कवर्स के अंदर जब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ग्लास पॉलीथीन एंड सम प्लास्टिक्स आर अंडर स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेस का मतलब है कि बाय बेंडिंग ट्विस्टिंग और अनइवन हीटिंग, हम क्या करते हैं उसको अनइवन हीटिंग कर दें या बेंड कर दें, मोड़ दें, तो उससे हमारे पास क्या होता है कि उसकी जो कंसंट्रेशन वो बढ़ जाती है। दे बिकम डबली रिफ्लेक्टिंग, देखें पहले कम थी और अगर आप जो उसको ट्विस्ट वगैरह कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, डबली रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। एंड इफ viewed in white light between two cross polarized color fringes are seen around the region of stain। ये बेसिकली आपके पास जो कलर्ड फ्रिंजेस बनती हैं, ये तो हमारे पास जो है वो बेसिकली आपको पता है कि इंटरफेरेंस की वजह से बनती हैं। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलास्टिसिटी एंड इज यूज्ड टू एनालाइज स्ट्रेस इन प्लास्टिक मॉडल ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स। ये बेसिकली हमारे पास जो ये जो इफेक्ट है ये फोटो इलास्टिसिटी के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये लास्ट वाला मैं आपको जो है वो ये कहूँगा कि स्ट्रेस एनालिसिस छोड़ दें, क्योंकि ये जो है फिर आपके पास जो इंटरफेरेंस पर चला जाएगा। बाकी ये जो 2 3 4 जो आपके पास जो यूजेस हैं ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड गिव इट्स टू एप्लीकेशंस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसकी जो चैप्टर की रिमेनिंग एक्टिविटीज़ है, जो असाइनमेंट्स वगैरह है वो करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बेटा ये बता दूं कि आपके जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं, यानी कि जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं, उनके अंदर से एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स, तमाम चीज़ें पेपर के अंदर आ सकती हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर आप जो है वो रिड्यूस सिलेबस गलत बता रहे हैं, एमसीक्यूज तो इंक्लूडेड ही नहीं है। तो बेटा रिड्यूस सिलेबस के आपका जो मतलब एफबीआईसी की वेबसाइट पर जो रिड्यूस सिलेबस है ना, उसका सबसे नीचे वाला नोट पढ़िएगा। ऑल द एमसीक्यूज आर एंड असाइनमेंट्स आर इंक्लूडेड ऑफ द रिलेटेड टॉपिक्स, यानी कि जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उनकी असाइनमेंट्स और उनके एमसीक्यूज जो है वो इंक्लूडेड हैं पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।